Hi everyone, welcome to our new video. Today we are discussing about D and F block element. डी और एफ ब्लॉक के बारे में हमारी आज की पूरी क्लास रहेगी। देखिए आज की क्लास में हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले, इसके साथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनके बारे में भी समझने वाले हैं। पूरे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जितने भी ट्रिक्स होते हैं याद करने की उनको पढ़ने वाले हैं और साथ साथ में इनके यूज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इन्हें संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इनका इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इनका क्या यूज़ होता है, डी और एफ ब्लॉक के जो प्रॉपर्टीज़ होती है सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज़ उनको पढ़ने वाले हैं। 3D 4D और 5D सीरीज़ में मुख्य अंतर क्या होता है ना, उसको पढ़ेंगे। और कैटालिसिस के जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज़ होते हैं वो किस तरह से होते हैं उनके एग्जाम्पल सहित पढ़ने वाले हैं। कुछ रोज़मर्रा की वस्तुओं में कौन कौन से डी ब्लॉक यूज़ होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और कुछ संक्रमण तत्व को उत्कृष्ट धातुएं क्यों कहा जाता है, तो ये सभी क्वेश्चनों के आंसर हम पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में डी और एफ ब्लॉक के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके जितने भी रिएक्शन होते हैं, इनका इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक ताकि ये सारे जो क्वेश्चन है आपको बन सके। चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट किसे कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के एलिमेंट वे होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो अंतिम डी शब्दशैल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जैसे अगर हम किसी एक का उदाहरण करें देखें, देखिए सबसे पहले तो डी ब्लॉक के बारे में, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं ना। ये कौन से हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है और ये यहाँ से डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। इनकी स्थिति कहाँ होती है भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। समूह 3 से लेके समूह 12 तक के, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 13 तक के जो एलिमेंट होते हैं है ना, 12 तक के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम 12 तक है ना, 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। देखिए इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन में उपकोष, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी शब्दशैल में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। जैसे अगर हम एस ब्लॉक के बारे में बात करें तो एस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहेंगे, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एश उपकोष में प्रवेश करते हैं, एस सबसेल में प्रवेश करते हैं, उन्हें एस ब्लॉक के तत्व। वैसे पी उपकोष में प्रवेश करते हैं तो पी ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व किन्हें कहेंगे, कि जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, एफ शब्दशैल में प्रवेश करते हैं। कब करते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तब इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। चलिए आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ये बीच में पाए जाते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये वाली जो सीरीज है हमारे पास, यहाँ से लेके ये वहाँ पर तक पूरे है ना। तो जैसे हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, ये स्कैंडियम वाली सीरीज है, एट्रियम वाली है ना, लैंथेनम है, एक्टिनियम वाली सीरीज, ये चारों जो सीरीज पाई जाती है इन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। चलिए थोड़ी सी चीज़ें और बता देते हैं। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन काहे में प्रवेश करता है, डी शब्दशैल में प्रवेश करता है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से लेके 2, N-1, D1 से लेके 10 तक होता है। इसको भी हम थोड़ी देर में पूरी डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है और कैसे होता है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं भैया। डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पाए जाते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ये हमारे पास एस ब्लॉक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ना। इसी प्रकार से ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17 और 18 ये पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ये दोनों के बीच में पाए जाते हैं और संक्रमणकालीन भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व की कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों के नाम क्या क्या होते हैं भाई। सबसे पहले तो हम डी ब्लॉक के तत्वों के नाम पढ़ा देते हैं, फिर बाद में हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए डी ब्लॉक को आवर्त सारणी में 4 सीरीज में बांटा जाता है। बोले कौन कौन से पाई जाती है, ये हमारे पास जो सीरीज पाई जाती है इन्हें क्या बोलते हैं, हम श्रेणी या सीरीज या कैटेगरी बोल सकते हैं। सबसे पहली होती है कौन सी, 3D श्रेणी है ना, उसके बाद 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी है ना। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी कितनी सीरीज होती हैं भाई, 4 सीरीज होती हैं है ना, 4 सीरीज होती है, 4 श्रेणियां होती हैं। इनको हम 3D 4D और 5D 6D, ये वाली जो है 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है। वैसी 4D सीरीज इट्रियम से लेके कैडमियम तक होती है, 5D सीरीज लैंथेनम से लेके मरकरी तक होती है और ये एक्टिनियम से लेके कहाँ, कॉपरनेशियम तक होती है। सबके नाम याद करने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं, आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिए मेरा फ्रेंड 3D श्रेणी में जो ब्लॉक के तत्व
आते पहले उन तत्वों के नाम बता देते हैं। सबसे पहला तत्व होता है स्कैंडियम। देखिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए नाम लिखा हुआ है, जो कंफर्टेबल आपको लैंग्वेज लगती है आप उसमें पढ़ सकते हैं भाई, है ना। स्कैंडियम है, टाइटेनियम, उसके बाद वैनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस या लोहा बोलते हैं, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। देखिए इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे फ्रेंड। सबसे पहले होता है क्या, स्कैंडियम, इसके स्कूटी ऐसा लिखते हैं हम, स्कूटी वीसीआर, स्कूटी वीसीआर में, स्कूटी वीसीआर में फेको निकुंज, फेको निकुंज। इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे फ्रेंड। स्कूटी वीसीआर में देखिए स्कैंडियम से स्कूटी है ना, टीआई से टाइटेनियम, वीसीआर स्कूटी वीसीआर में फेको निकुंज। तो बड़ी आसानी से इनके हम संकेत जो हैं वो याद कर सकते हैं। इनका एटॉमिक नंबर अगर बात करें तो 21 से लेके 30 तक होता है, जिंक तक, है ना, 21 से लेके 30 तक। जैसे 21 होता है टाइटेनियम का, 22 है, फिर 23 है। तो बड़ी आसानी से अगर हम सीरीज में इस तरह से देखिए, ये जो शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे फ्रेंड, ये इसलिए होती है ताकि आप इनके संकेत, इनके सिंबल याद रख सके। अगर आपको सिंबल याद है तो इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद करने में, इनके यूज याद करने में, कौन सा तत्व कहाँ पर स्थित है, तो उसको याद करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है ना। तो 3D श्रेणी जो होती है इन्हें हम कह सकते हैं स्कैंडियम। हम बोलते हैं कि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं। 3D श्रेणी के जिसके भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो कहाँ जाएंगे भाई, 3D उपकोष में जाएंगे। इसी प्रकार से 4D श्रेणी के जो तत्व होते हैं, इट्रियम, है ना, इट्रियम के बाद देखिए हम आगे भी बता देते हैं आपको, जो 4D श्रेणी होती है, 4D श्रेणी कहाँ पर है, ये वाली 4D श्रेणी है आपके पास, है ना। इट्रियम है, फिर जिरकोनियम है, नियोबियम है, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। देखिए हिंदी नाम भी दिए हुए हैं, इंग्लिश नाम भी दिए हुए हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम। इनको याद रखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आता है वाई, है ना, तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं वाई जरा न्योब मॉली, वाई जरा न्योब मॉली, वाई जरा न्यू मॉली, टेक्नी रो पीडी आगे चल दो, पीडी आगे चल दो, है ना। अभी हम आपको थोड़ी देर में बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, वाई से इट्रियम है, जिरकोनियम है ना, नियोबियम एनबी है, मॉली से मोलिब्डेनम है, टेक्नी से टेक्नीशियम है, रूथेनियम है, रूस, है ना, फिर रोडियम है, रोडियम, है ना, उसके बाद क्या है, रोडियम के बाद पैलेडियम, है ना, पीडी, पैलेडियम, पीडी आगे चल दो, आगे मतलब एजी और सीडी मतलब चल दो। तो वाई जरा न्यू मॉली टेक्नी रो पीडी आगे चल दो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना उनको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है भैया, कन्फ्यूजन। इनके नाम जो होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे। अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा, देखिए इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 39 से स्टार्ट होते हैं और 48 पर ये एंड होते हैं, है ना। 39 है, फिर जिरकोनियम का 40, 41, 42, 43, है ना। तो इस प्रकार से ये कहाँ 48 पे जाके एंड होते हैं। तो इस श्रेणी को कहा जाता है भैया, कौन सी श्रेणी, 4D श्रेणी कहा जाता है ना। 4D श्रेणी में कितने तत्व, अच्छा ये जितनी भी श्रेणियां हैं इनमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, तो बोले 10 है। 3D में भी 10 है, 4D में भी, 5D में भी और 6D में कितने 10 एलिमेंट शामिल होते हैं। जैसे कि 5D श्रेणी के कुछ नाम याद कर लेते हैं। देखिए 5D श्रेणी में सबसे पहले आता है कौन सा, लैंथेनम। कई स्टूडेंट को डाउट होता है कि लैंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है या एफ ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि हम आपको बता दें कि लैंथेनाइड से शुरू होने वाले जो एलिमेंट होते हैं मेरे फ्रेंड वो लैंथेनाइड कहलाते हैं। लैंथेनम तत्व का नाम है मेरे फ्रेंड, है ना। लैंथेनम जो है वो किसका नाम है, तत्व का नाम है। तत्व के बाद से जो शुरू होने वाले एलिमेंट होते हैं ना, जैसे आपको चित्र में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमने लिया है, ये लैंथेनम जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, यहाँ तक जो होते हैं ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। लैंथेनम जो है वो एक्चुअली डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए इसकी जगह यहाँ पर क्या होती है भाई, खाली होती है ना। लैंथेनम कहाँ का तत्व है मेरे फ्रेंड, डी ब्लॉक का तत्व है, इसलिए उसकी जगह वहां पर खाली होती है। तो लैंथेनम के बाद देखिए, लैंथेनम हाफनियम है, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। बड़ी आसानी से आपको याद करवा देंगे भाई। देखिए लैंथेनम से अब होता है ला, है ना, फिर होता है हफ्ता, ला हफ्ता वारे, ला हफ्ता वारे, ओस एयर प्लेटफॉर्म, गोल्ड मरकरी, ओस एयर प्लेटफॉर्म,
शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, प्लेटफॉर्म गोल्ड और मरकरी। देखिए बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, याद रखने की बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लैंथेनम, लैंथेनम से चालू करते हैं भैया हम। लैंथेनम, हफनियम, टेंटेलम। देखिए लैंथेनम, ला हफ्ता, लैंथेनम, हफनियम, टेंटेलम। वा से मतलब क्या, डब्लू, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है मेरे फ्रेंड। हाँ, बाकी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले बस थोड़ी सी देर और बने रहिएगा आप। तो इनकी जो ट्रिक है वो हमने यहाँ पर लिख दी। लाफ्ता वारियो, उसी प्लेटफॉर्म, गोल्ड मरकरी, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटिलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड मरकरी। वैसे ही हम बात करते हैं 6D श्रेणी की। 6D श्रेणी में देखिए हम एक्टीनियम से चालू होती है, AC से चालू होती है। एक्टीनियम है, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम है ना, डबनियम है, शिबोर्जियम, बोरियम, हसियम, मेटरनीशियम, डर्मस्टैंडियम है ना, रोंटजीनियम है और कॉपरनीशियम। लास्ट में हम आपको बता देंगे भैया किस तरीके से इनको याद करना है। चलिए, तो 4 प्रकार की श्रेणी है। सबसे पहली है 3D है, उसके बाद 4D है, 5D है ना, 5D और 6D। देखिए ये चारों श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने को आते हैं, मतलब इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D शब्द सेल में जाएगा, है ना। 3D श्रेणी के अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D शब्द सेल में जाएगा, इसके 4D में जाएंगे, 5D में जाएंगे और 6D में। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं हम, जैसे स्कैंडियम है ना। स्कैंडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है ना। तो क्या होता है, 1s2, उसके बाद है 2s2, 2p6, 3s2 है ना, 3p6, 4s2 और 3d1। तो देख रहे हैं आप, स्कैंडियम जो 3D श्रेणी का पहला सदस्य है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d1 में गया। वैसे ही टाइटेनियम का अगर लिखेंगे मेरे फ्रेंड तो ये किस में जाएगा, 3d2 में जाएगा, है ना। वैनेडियम का 3d3 में जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा। बस इसमें कंसेप्शन जो है वह थोड़े चेंज किस में होते हैं, कॉपर में और क्रोमियम में होते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ लेंगे भाई। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D श्रेणी में जाता है, तो इसलिए इन्हें हम 3D श्रेणी के तत्व। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D श्रेणी में जाता है, 5D श्रेणी में। इनके नाम ही कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इन्हीं शब्द शैल में जाता है, तो उसी के हिसाब से इनके नामकरण कर दिए गए। तो चारों श्रेणी में आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कौन कौन सी 3D है ना। 3D स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम है ना, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमरी, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। और लास्ट में जो श्रेणी है, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, शिबोर्जियम, बोरियम, हसियम, मेटरनीशियम, डर्मस्टैंडियम, रोंटजीनियम और कॉपरनीशियम। तो 4 हमारे पास श्रेणी होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए कुछ थोड़ी सी जानकारी और आपको बता देते हैं भैया, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। आप थोड़ी सी मेरे वॉइस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो लिखी होती है वो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों कहा जाता है ये संक्रमण तत्व। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं मेरे फ्रेंड, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, ये आपको भी बताया है ना। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, ये एस ब्लॉक है हमारे पास, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक, इनके बीच में पाए जाते हैं कौन से, डी ब्लॉक के तत्व। तो ये दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते, सेतु का काम करते। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट जो धात्विक तत्व होते हैं, प्रबल धातु तत्व होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, अधात्विक तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। धातु और अधातु दोनों के मध्य पाए जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक जटिल यौगिक बनाते हैं। इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं चेंज होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई, हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन से डी ब्लॉक में ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। तो आपको उसका आंसर भी हम बताने वाले हैं कि डी ब्लॉक के तत्व में जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। इसका कारण देखिए, संक्रमण तत्व जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं मेरे फ्रेंड, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इसका एक और कारण है, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनके अंतिम कोश अपूर्ण होते हैं, पूर्ण भरे हुए नहीं होते। क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, अंतिम कोश पूरे भरे हुए नहीं होते हैं। मतलब n-1d 1 से लेके 10 तक, मतलब n-1 क्या मतलब क्या होता है, अंतिम कोश से पहले वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अंतिम कोश से पहले वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिएगा आप 4s में दिखाई दे रहा है आपके इलेक्ट्रॉन, कहाँ दिखाई दे रहा है, 4s जो है वो अंतिम कोश है, लेकिन उससे पहले वाला जो कोश है वो क्या है, 3d है। तो अंतिम कोश से पहले वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और वो कोश भी क्या होता है, अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होता है।
इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जब जिंक, कैडमियम और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो जिंक में भैया आ जाते हैं 3d10। इसी प्रकार से क्या कैडमियम में भी आ जाते हैं, कितना कैडमियम में आ जाता है 4d10 और मरकरी में आ जाता है 5d10। तो आप देखेंगे इनके जो डी उपकोष हैं, जो डी शब्दशैल है, ये पूरे भरे हुए हैं। इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। ये डी ब्लॉक के सदस्य तो हैं, कैडमियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के सदस्य है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। आशा करता हूं कि मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने में थोड़ा सा सफल रहा हूं। देखिए थोड़ी सी थ्योरी चीजें आपके सामने लिखी हैं, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया हूं भैया कि कोई डी ब्लॉक के तत्व में जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोश पूरे भरे हुए होते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, वो परिवर्तनशील होती है। देखिए एक और क्वेश्चन आता है मेरे फ्रेंड एग्जाम में। देखिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आसानी से, अगर आप हमारी भाषा को एक बार समझ जाएंगे तो एग्जाम में लिखना भी बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। परमाणु संरचना कैसी होती है भैया? डी ब्लॉक की परमाणु संरचना में डी उपकोष होता है। बिल्कुल भैया जी, डी ब्लॉक के तत्व जो होंगे उनमें डी उपकोष तो पाया जाएगा। डी कक्षक उपस्थित होने के कारण इनके रासायनिक व्यवहार थोड़े से प्रभावित होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक का परिरक्षण प्रभाव खराब होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में शुद्ध वृद्धि करता है। देखिए थोड़ी सी इनमें आपको हिंदी लिखने में थोड़ी सी हमको समस्या यही भी, क्योंकि इंग्लिश में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं भाई, है ना। ये डी और इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं मेरे फ्रेंड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, क्योंकि ये अपूर्ण होते हैं, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं इनमें, है ना। तो ये इनमें क्या होते हैं भैया, डी जो उपकोष होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पूरे डी ब्लॉक के तत्वों का बोले तो NS2 1 से लेके D1 से लेके 10 तक होता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी लिख के बता दिया। जहां N क्या है, तो यह N है यहाँ पर संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कि अंतिम कोश की संख्या। N क्या है, जो अंतिम कोश होता है उसकी संख्या होती है ना। तो हम बात करते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो 3D श्रेणी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरी श्रेणी का, इसका मतलब क्या है कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक, मतलब 21 से लेके 30 तक जितने भी तत्व शामिल होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का कैसा होता है, 3D 1 से लेके 10 4s2 होता है। इसी प्रकार से 4D जो श्रेणी होती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D 1 से लेके 10 5s2 होता है ना। इसी प्रकार से 5D जो श्रेणी होती है 5D 1 से लेके 10 6s² होता है, और जो 6D श्रेणी है ये 6D 1 से 10 7s2 होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो अंतिम कोश है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 4s है ना, 4s है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3D में जा रहा है। इसी प्रकार 5s है, लेकिन ये 4D में जा रहा है, 6s है 5D में जा रहा, 7s है लेकिन 6D में जा रहा। तो इसी का मतलब होता है n-1D, मतलब अंतिम कोश है पहले वाला कोश, है ना। अंतिम कोश है पहले वाला कोश में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए इनके अंतिम कोश जो होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं भाई, अपूर्ण होते हैं। देखिए इनकी कुछ विशेषता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के। इसके बाद हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पूरी जानकारी से समझने वाले। देखिए थोड़ी सी झलक आपको दिखा देते कि क्लास क्योंकि बहुत बड़ी होने वाली है तो थोड़ी सी चीजें आपको पता रहना चाहिए कि भैया क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक है, शोइंग डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्स, ये अलग अलग प्रकार के जो है रंगीन यौगिक बनाते हैं। इनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होती है, मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, क्यों होती है, चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं। इन सभी के कारण को हम यहाँ समझने वाले हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। पहले तो जटिल यौगिक क्यों बनाते हैं भाई, ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं फ्रेंड, ये आसानी से जटिल यौगिक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विभिन्न प्रतिक्रियाओं में उनकी बहुमुखी प्रतिभा, मतलब ये क्या होती है, बड़ी आसानी से किसी के साथ में क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आसानी के साथ किसी में भी
क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। इसलिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अंतिम डी उपकोष ना क्या होता है मेरा फ्रेंड, खाली होता है। डी उपकोष खाली होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग भी कर सकते हैं, है ना, त्याग कर सकते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये धातुएं हैं, वो धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातु मेटल जो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है भैया, त्याग करती है। तो ये आसानी से डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको त्याग कर देते हैं और किसी के साथ में भी क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। विभिन्न रंग संयोजनों का प्रदर्शन करते हैं। डी संक्रमण के कारण इनके जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं मेरे फ्रेंड, जब भी एक डी ब्लॉक का तत्व दूसरे डी ब्लॉक के तत्व के साथ में संयोग करता है तो इनके डी उपकोष खाली होने के कारण ये क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं या साझेदारी करते हैं। तो डी उपकोष में संक्रमण होने के कारण ये क्या करते हैं भैया, रंगीन यौगिक बनाते हैं। और देखिए एक कारण और हो सकता है मेरे फ्रेंड, थोड़ी सी डिटेल में बता देते हैं हम आपको, जस्ट अ मिनट। देखिए एक नई स्लाइड लेके आ जाते हैं भाई, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। न्यू स्लाइड, जस्ट में चलिए। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। डी उपकोष में जैसे हम बात करते हैं भाई, जैसे जिंक की बात करते हैं और हम स्कैंडियम की बात करते हैं, है ना। जिंक और स्कैंडियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार लिख देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 और 3d10 3d1। देखिए अभी ये बहुत सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं इनके अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय गुण रंगीन आयन बनाते, जटिल यौगिक बनाते, सभी के आंसर हम इसी में आपको समझा लेंगे भैया, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, बस ध्यान से देखते जाइए आप। जिंक परमाणु क्रमांक तो इसका होता है 30 होता है, इसका 21 होता है ना। चलिए बात करते हैं 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये हमने इनके क्या लिख लिए भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इनके क्या लिख लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप देखें कि 4s2 में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे। 4s2 में क्या बने हुए, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे। 3d10 डी कक्षक जो होता है भैया, डी जो हमारे पास कोश होता है, ये कितने प्रकार का होता है भैया, 5 प्रकार का होता है। डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ भी बात करें हम, डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। चलिए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें कितने हैं भैया, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए हम अभी एक एक इलेक्ट्रॉन पहले रिक्त कक्षक में जाते हैं हुंड के नियम के अनुसार, फिर विपरीत चक्रण में भैया ऐसे भरे जाते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने किसके अनुसार लिखे हैं भैया, ऑब्बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। देखिए अब आप देख रहे हैं इनमें सभी में क्या बने हुआ, पेयर बना हुआ है। सभी में क्या बने हुए हैं, जोड़े बने हुए हैं। इसमें भी जोड़ा बना है, जोड़े जोड़े। इसमें क्या है, जोड़ा नहीं बना। तो इनको हम क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आपके सामने बता दे रहे हैं, ये यहाँ से अगर बात करें हम स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यहाँ कॉपर तक, तो सभी में जितने स्कैंडियम से लेके कॉपर तक सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे टाइटेनियम का अगर मान लो लिखना होता है तो क्या लिखते हैं हम, टाइटेनियम का 3d2 लिखते लास्ट में, है ना। वेनेडियम क्या क्या लिखते भाई, 3d3 लिखते। तो आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें क्या होते, भरते जाते। तो ये होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं पूरे डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व होते हैं स्कैंडियम से लेके कॉपर तक, है ना, इनमें सभी में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जैसे इसका पेयर नहीं बना। और जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मेरे फ्रेंड, वो कैसे प्रभाव दर्शाते हैं, वो अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। किसके कारण, क्योंकि इनके अंतिम कोश में जो क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण डी ब्लॉक के सभी तत्व कैसे होते हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व, जिंक को नहीं मान रहे हैं ना, जिंक सिल्वर और कॉपर, इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही ज्यादा अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है ना। जिंक में क्या होते हैं भैया, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर एक भी नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा भैया, अनुचुंबकीय नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय, है ना, चुंबक, प्रतिचुंबकीय
है ना। जो क्या करेगा, चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा। कौन सा भाई, कौन कौन से तत्व होंगे, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो ऐसे तत्व होंगे ये क्या होंगे भाई, चुंबक को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आपको दो चीजें आपको यहाँ समझा देते हैं कि जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, देखिए इन सब में पाया जाएगा एक न एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो पहली चीज तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी चीज है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं या रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, कलरफुल, है ना। कलरफुल क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं। क्या कारण है, क्योंकि इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं और साथ साथ में रंगीन यौगिक या रंगीन आयन भी बनाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती, है ना, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण बताइए। बोले अगर ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तो बस एक छोटा सा कारण है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं यहीं पर देखिए, ये जो अंतिम कोश है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैं आप थोड़ी सी चीजें मिटा दे रहा हूं यहां से। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए 3D1 था, है ना, जस्ट अ मिनट, 3D1 था लास्ट में। अगर हम बात करें तो ये इनकी जो ऑक्सीकरण स्टेट होती हैं वो परिवर्ती क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंतिम दो कोश जो रहते हैं ना, 4s वाला और 3D वाला, ये दोनों कोश या दोनों सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं भैया, अंतिम कोश या संयोजी कोश के जैसे, बैलेंस सेल के जैसे, है ना, बैलेंस सेल के जैसे क्या काम करती है, काम करने लगती हैं। 4s वाली भी 3D वाली भी दोनों बैलेंस सेल के जैसे काम करने लगती है, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है, दोनों की ऊर्जा बराबर होती है, दोनों ही संयोजी कोष के जैसे काम करने लगते हैं। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनों का दान कर देते हैं भैया। 3D से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर 4s से चला गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो परिवर्ती होती है। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में थोड़ी सी चीज बता दें कि कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन को दान करता है, उसके बाद जो आयन बनाता है, जितने धनायन या ऋणायन बनाता है, कोई भी मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाएगा, है ना, नॉन मेटल होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा भाई, है ना। तो हम बता दें कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का दान करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन या ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है तो उनके ऊपर जितने भी आवेश होते हैं उन्हीं आवेश को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनके अंतिम जो दो कोश होते हैं ये दोनों संयोजी कोश के जैसे काम करने लगते हैं, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करने लगते हैं, इसलिए इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। कैसी होती है मेरे फ्रेंड, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि दोनों शेल जो होती हैं, अंतिम दोनों शेल जो होती हैं वो क्या करती है, वैलेंस सेल के जैसे काम करने लगते हैं। अच्छा, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है मैग्नीज। ये +2 से लेके +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। मैग्नीज जिसको Mn से दर्शाते हैं हम, ये +2 से लेके +7 तक, है ना, +2 से लेके +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। मतलब क्या होता है इसका, कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से लेके 2 से 7 इलेक्ट्रॉन तक ये क्या कर सकता है भैया, त्याग सकता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्याएं जो होती है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनके चुंबकीय गुणों के बारे में। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये थ्योरी जो है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इंग्लिश में पढ़िएगा तो बड़ी आसान होगी, हिंदी में हमारी थोड़ी हिंदी शायद ट्रांसलेशन में गड़बड़ी होगी तो दिक्कत हो सकती है। चलिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसको क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड, इंग्लिश में हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इन सभी तत्वों में क्या पाए जाते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। इसलिए ये सभी जो तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, अर्थात
चुंबक को बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में इसका आंसर बता दिया हूँ। चलिए, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, आपको बताएं कि ये भी इसका कारण भी क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वही क्या बनाएगा भैया, डी संक्रमण के कारण ये क्या बनाते हैं, रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, लोकेशन इन पेरियोडिक टेबल है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, मिडिल में पाए जाते हैं भैया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, बॉटम एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये कहाँ, आवर्त सारणी के नीचे पाए जाते हैं, जैसे कि आवर्त सारणी के नीचे पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों का नोबल गैस के जैसे ही होता है, लेकिन बस उनसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, बोले अंतिम कोश में ना जाके अंतिम कोश से पहले वाली कोश में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। पूरे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो क्या होता है, NS1 से लेकर 2 N-1 D1 से लेकर 10 तक। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूरे डी ब्लॉक के तत्वों का, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो आपको अगर नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट का क्या है, N-2 F1 से लेके 14 तक पाया जाता है ना। इसी प्रकार से फिजिकल स्टेट की अगर बात करें, भौतिक इनकी अवस्था कैसी होती है, मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, सामान्य ताप पर, यह हम बोलेंगे कि कमरे के ताप पर ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना, ठोस होते हैं। ये प्राइमरी सॉलिड होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट में, है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होते हैं, ये सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं, है ना। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होते हैं, जबकि ये सभी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो मोस्टली स्टेबल होते हैं ये, है ना। इनमें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम पाई जाती है, ना के बराबर होती है। जबकि इसमें बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। एफ ब्लॉक के अधिकतर तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ऑक्यूरेंस इन नेचर कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति में, है ना। तो अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी की सतह है उसमें ही लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं भैया, रेयर होते हैं। ये अर्थ क्रस्ट में भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है ना, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। तो ये कुछ इनमें डिफरेंस है। अगर आपको अंतर आते हैं एग्जाम में तो आप इनकी सहायता से बड़ी आसानी से अंतर लिख सकते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में, है ना। तो चलिए, ये एक और नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया कि डी और एफ ब्लॉक में अगर डिफरेंस आता है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। बात करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, हमने आपको अभी बता दिए भैया। डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ में, डी उपकोष में प्रवेश करता है, है ना, डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी शब्दशाल में जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो डिफरेंस होती है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनके डी उपकोष जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में डी ब्लॉक के तत्वों की क्या भूमिका पाई जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के जैसे, कैटेलिसिस्ट के जैसे समन्वय यौगिक के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आर क्रूशियल in catalysis and forming coordination compound which are vital in numerous industrial process। देखिए, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है ये कैटालिसिस के जैसे तो इनके बिहेवियर होते हैं, उत्प्रेरक के जैसे काम करते हैं, मतलब अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने का या फिर घटाने का काम करते हैं। और समन्वय यौगिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी ये काम करते हैं। तो इंडस्ट्री में इनका क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के आंसर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी ब्लॉक के तत्वों के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं। देखिए, ये यहाँ तो आप थोड़ी सी चीज़ें लिखी, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ भाई। डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं, है ना। उत्कृष्ट विद्युत चालक सभी क्या होते हैं भैया, सुचालक होते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, है ना। मैं आपके लिए कुछ लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से, पहला चीज तो ये क्या करते हैं भैया, सभी धातु है ना, सभी मेटेलिक प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। दूसरा, ये सभी रंगीन यौगिक बनाते हैं, कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं, रंगीन यौगिक या रंगीन आयन भी कह सकते हैं आप इनको, रंगीन यौगिक बनाते हैं, है ना। तीसरा है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।
परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, है ना। परिवर्ती ऑक्सीकरण 14 नंबर है, ये क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, संकुल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। सभी जो होते हैं उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं, उत्प्रेरकीय है ना, कैटालिसिस्ट के जैसे ये क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। और ये सभी क्या होते हैं, इनके क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्वथनांक और गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक, है ना, गलनांक क्या होते हैं, इनके हाई होते हैं, अधिक होते हैं, है ना, क्योंकि ये सभी क्या है भाई, ठोस है, सॉलिड है। और जो भी सॉलिड होता है उनको गलाने में या उनको उबालने में भैया ज़्यादा ही टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है ना। तो इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं भैया, हाई होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ विशेष गुण हैं। सभी धातु क्यों है भैया, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। देखिए थोड़ी सी चीज़ें हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं भाई। डी ब्लॉक के तत्व सभी धातुएं क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं भैया, क्योंकि ये क्या क्या होते हैं भैया, इनके अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए रंगीन यौगिक बनाते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि अंतिम दो कोश जो होते हैं वो संयोजी कोश के जैसे काम करने लगते हैं, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। उत्प्रेरकी गुण क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि अंतिम कोश में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण बड़ी आसानी से दान कर देते हैं और क्या करते हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। क्वथनांक और गलनांक अधिक क्यों होते हैं भैया, क्यों, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और एक और चीज भूल रहे हैं हम, कौन सी, इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और अनुचुंबकीय गुण, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिएगा आप, कौन सा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण भी क्यों होता है मेरे फ्रेंड, क्योंकि इसमें भी क्या पाए जाते हैं भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनमें क्या पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय गुण। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया हूं। अगर आपको डिटेल समझना है मेरे फ्रेंड तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आपके लिए सभी के लिए क्या कर दूंगा भैया, अलग से एक वीडियो बना दूंगा ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्वों में 3D 4D और 5D श्रेणी में मुख्य अंतर क्या है। देखिए इन श्रेणी के बीच में प्राथमिक अंतर है पंक्ति में, जैसे कि आवर्त सारणी में दिखाई देते हैं। डी ब्लॉक के तत्व देखिए 3D में प्रवेश करने वाले तत्व 3D श्रेणी के तत्व, 4D में प्रवेश करने वाले 4D श्रेणी के तत्व, 5D में प्रवेश अंतिम कोश अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D श्रेणी में प्रवेश करता है तो 5D का, है ना। इसी प्रकार से अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D श्रेणी में प्रवेश करता है तो ये कौन से 6D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। तो इसमें बस कुछ खास अंतर नहीं है, बस यही अंतर है कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 3D उपकोश में, 4D में, 5D में, 6D में प्रवेश करता है, इसलिए ये उसी श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी बता दें कि भैया टेलीग्राम चैनल पर, है ना, टेलीग्राम चैनल पर हम ये एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, पीडीएफ, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी जो जानकारी है उसको, इसकी पीडीएफ जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उत्प्रेरण में किस प्रकार से योगदान देते हैं, उत्प्रेरकी गुण दर्शाते हैं। उसका कारण बताना कि डी ब्लॉक के तत्व अपने उत्प्रेरकी गुणों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि बात करें हम प्लेटिनम की, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम जैसी संक्रमण धातुएं ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक कन्वर्टर में उपयोग किया जाता है। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने का या घटाने का काम करते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। जो बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक रूप से उत्प्रेरक और जो घटाते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बोले कौन कौन से, जैसे कि प्लेटिनम है, पैलेडियम है ना, रोडियम है। इनका यूज कहाँ कर सकते हैं बोले, कैटलिस्ट में होता है, ऑटोमोबाइल कैटलिस्ट में इनका यूज किया जाता है ना, ताकि ये क्या कर सकते हैं, हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं को बदलने में और स्थिर मध्यवर्ती बनाने में उनकी क्षमता उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण होती है। तो ये कुछ एलिमेंट है हमारे पास में। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ रोजमर्रा की वस्तु में कौन कौन सी जिसमें डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ऐसी कौन कौन सी डी ब्लॉक के तत्व हैं जो हम लगभग डेली यूज करते हैं भैया, स्टेनलेस स्टील। आपको पता है कि क्रोमियम और निकिल होता है ना, फेरस होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है,
निकिल होता है और मैग्नीज होता है ना, मैग्नीज। तो फेरस, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। तो स्टेनलेस स्टील भी क्या है भैया? फेरस, क्रोमियम, मैग्नीज, ये इसमें सभी क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का ये क्या है हमारे पास? एक यौगिक है स्टेनलेस स्टील, जिसका हम क्या करते हैं भैया? बर्तन में डेली यूज करते हैं, है ना। इस स्टेनलेस स्टील के हालांकि बहुत सारी चीजें बनती है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं भाई, है ना। बिजली के तार आमतौर पर तांबे के बने होते हैं, ये भी तांबा क्या है? कॉपर भी क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आभूषण जो होते हैं जैसे कि गोल्ड है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर एजी, है ना। तो इनके आभूषण होते हैं, तो ये भी क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है भाई। तो ये सभी जो है हम डेली जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट को यूज करते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। गोल्ड का पुराना नाम कई बार आता है, गोल्ड का पुराना नाम क्या होता है भैया? ऑरस होता है। और इसी प्रकार से सिल्वर का अर्जेंटम होता है ना, अर्जेंटम, अर्जेंटम। सिल्वर का पुराना नाम अर्जेंटम, गोल्ड का पुराना नाम क्या होता है? ऑरस होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ संक्रमण धातुओं को उत्कृष्ट धातु क्यों कहा जाता है? देखिए, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिन्हें हम नोबल मेटल कहते हैं। देखिए, नोबल मेटल कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ छात्रों से बनता है, कुछ से नहीं बनता है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरी लाइन तो कुछ भी लिखी रहती है भैया, हम आपको जो बता रहे हैं कुछ उत्कृष्ट धातुएं, जैसे कि गोल्ड है, चांदी है और प्लेटिनम है ना। कौन कौन सी भैया? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। नोबल मेटल आर एलिमेंट इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द कंटेम्परेरी पेरियोडिक टेबल। देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल मेटल कहते हैं, नोबल मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं नोबल मेटल भैया? क्योंकि अपने कम जलयोजन एंथैल्पी और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी क्या होती है भाई? देयर लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनका कारण है देखिए लो हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई आयोनाइजेशन। इनकी आयनीकरण की एंथैल्पी क्या होती है भैया? उच्च होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ये ऐसी धातुएं होती हैं जो अपने अंदर, है ना, अम्लों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। दूसरी धातुओं को भी अपने अंदर क्या कर लेती हैं? घोल लेती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? इनको नोबल मेटल या उत्कृष्ट धातु कहते हैं। जैसे थोड़ी सी चीज़ें और लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरी ओर प्लेटिनम, पारा, गोल्ड जैसी धातुएं एक्वा रेजिया, अच्छा एक्वा रेजिया जिसको कहते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। किसका? HCl और HNO3, HCl और HNO3 का 1:3 में अगर मिश्रण बन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। ये एक्वा रेजिया जो होता है वो सभी मेटल को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से जो, लेकिन एक्वा रेजिया में भी क्या होती है भैया? चांदी एक्वा रेजिया में नहीं घुलती है। देखिए, बहुत ही ज्यादा IMP चीजें लिखी है, जो कि नोबल मेटल जो होती है, बोले उत्कृष्ट धातुएं जो होती है, ये एक्वा रेजिया में भी नहीं घुलती है। जबकि एक्वा रेजिया वो होता है जो अपने अंदर सभी धातुओं को घोलने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? एक्वा रेजिया कहते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन, आशा करते हैं कि आपकी क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी भैया। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता ही हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में, है ना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में अगर कुछ डाउट रह गया मेरे फ्रेंड आपको, तो कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको आपके लिए बिल्कुल डिटेल से वीडियो बना लिया। एफ ब्लॉक की स्थिति देखते हैं भैया। एफ ब्लॉक की स्थिति कहाँ से होती है? आप बात देखते हैं, यह बेरियम है 56 नंबर पर। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। बेरियम कहाँ पर दिया हुआ है? 56 नंबर पर। 56 के बाद 57 आता है लेंथेनम का, है ना। इसी प्रकार से 88 आता है हमारे पास रेडियम का, और एक्टीनियम का आता है कौन सा? 89। तो हम बात करते हैं कि लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व क्या कहते हैं? लेंथेनाइट कहलाते हैं। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइट कहलाते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भाई, लेंथेनाइट, है ना। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उन्हें आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखा गया है। इनमें दो श्रेणियां पाई जाती है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी, है ना। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी पाई जाती है। लेंथेनाइट को लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व कहते हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइट कहलाते हैं। हम अब यहाँ पर ये क्यों लिखे हैं भैया लेंथेनाइट और एक्टिनाइट? ये एक्चुअली में डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। लेकिन लिखे जरूर यहाँ पर गए हैं क्योंकि इसके बाद से जो सीरीज चालू हो रही है, ये 14 एलिमेंट होते हैं मेरे फ्रेंड, 14 तत्व होते हैं, है ना। लेंथेनाइट में भी 14 और एक्टिनाइट में भी 14 होती है। देखिए, इनसे अधिकतर क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि लेंथेनाइट का पहला सदस्य का नाम बताइए। लेंथेनाइट का जो पहला मेंबर है उसका नाम क्या है? सीरियम है। लेंथेनाइट का पहला सदस्य कौन है भैया? सीरियम है। लेंथेनाइट का पहला सदस्य सीरियम, और लास्ट वाला क्या है? ल्यूटीशियम है
है ना। इसी प्रकार से एक्टिनाइट जो होते हैं इनका पहला सदस्य है थोरियम है, और लास्ट वाला जो क्या है लॉरेंसियम है। तो हम बात करते हैं कि 14 तत्व पाए जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अच्छा, इनका एक और नाम क्या है एफ ब्लॉक के एलिमेंट का, तो इनका एक और नाम है अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल? इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल, देखिए आप लोग लिखिएगा इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं, ये डी ब्लॉक जो पाए जाते हैं, ये डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये लैंथेनम और ये एक्टिनम, ये अंदर के ही तत्व है ना। तो ये डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, संक्रमण तत्व के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्व भी कहलाते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, दुर्लभ, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, इनका एक और नाम होता है एफ ब्लॉक के तत्वों का एक और नाम क्या है भैया? दुर्लभ मृदा तत्व होता है। रेयर अर्थ मेटल कहते हैं हम इन्हें, क्या कहते हैं भैया? रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल कहते हैं, है ना। रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा तत्व, अंतः संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, 3 नाम दिए गए हैं। इसमें 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। लैंथेनम के बाद शुरू होने वाली श्रेणी को लैंथेनाइट कहते हैं, एक्टिनम के बाद शुरू होने वाली श्रेणी को हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइट कहते हैं। लैंथेनम सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक पाया जाता है, जबकि थोरियम जो है एक्टिनाइट जो है वो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक पाए जाते हैं। डी और एफ ब्लॉक में अंतर यही है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं भैया? अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ शब्दशैल में जाता है। एफ शब्दशैल में प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें भी एफ शब्दशैल में जाएगा वो क्या कहलाएंगे? एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो मेरे फ्रेंड, हम एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको बताएंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसी प्रकार से और हमारे साथ जुड़कर क्लास का लाभ देख सकें। और बस एक और चीज़ है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको पसंद आई है ना, तो चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से, और कमेंट करना ना भूलें मेरे फ्रेंड, है ना। कमेंट करें आप, कमेंट्स अगर आप कमेंट्स करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि भैया हमारी वीडियो में कुछ कमी है या कुछ और चीज़ें समझाना है, या फिर और आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं हमसे। हम एक्चुअली केमिस्ट्री हम ज़्यादा पढ़ाते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी थोड़ी सी कम ही क्लास हो पाती है। तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए कि और भी अच्छी से अच्छी क्लास आपके लिए ला सकें। चलिए लास्ट में हम आपके लिए बस एक ही चीज़ बोल देते हैं कि भैया हम आपका फेस बता देते हैं थोड़ा सा। नमस्कार। तो हम मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।